नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर ने देश के अंदर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। याद होंगे दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस वर्मा। ये जस्टिस चर्चा में आए थे जब इनके घर में नोटों के जले हुए बंडल दिखे थे। ये चर्चा में आए थे तब कुछ इस तरह से इनके घर में नोटों के बंडल आग लगे हुए और अध जले हुए प्राप्त हुए थे। जस्टिस वर्मा के घर में मिले इन नोटों से देश में भ्रष्टाचार और न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना था। तभी हमने आज से 2 महीने पहले एक सेशन किया था जहां जिक्र था कि क्या जज को भी भ्रष्टाचार के अंदर सजा मिल सकती है। मिली सजा। क्या सजा मिली? जस्टिस साहब जो दिल्ली उच्च न्यायालय में जज थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया। इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया। हालांकि वहां की बार काउंसिल ने इनका विरोध कर दिया। न्यायाधीश के खिलाफ लोग इकट्ठे हो गए। इनको कामकाज से मुक्त करा गया। इनके खिलाफ खड़े तो हो गए जज के खिलाफ न्यायाधीश, लेकिन इनका पनिशमेंट लोगों के बीच मजाक का विषय बन गया। चर्चाएं होने लगी। देश के उपराष्ट्रपति तक ने इनके खिलाफ सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आफ्टर ऑल न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कैसे होगा, देश में रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित होगा यदि जिस जज के खिलाफ शिकायत है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के जले हुए नोट के सिग्नी वो मिल रहे हैं, ऐसे में उसको सजा के रूप में किसी पुलिस थाने में एफआईआर नहीं मिलती, बल्कि इसके स्थान पर उसे ट्रांसफर मिलता है, और वो भी उनके होम जिले के अंदर। ऐसे में फिलहाल के लिए बड़ा जिक्र है क्योंकि ये इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं, वहीं से बड़े हुए हैं, और वहीं पर इनको न्यायालय के अंदर पोस्टिंग दे दी जाती है। तो बड़ा सवाल बनता है कि न्यायाधीश महोदय, आपने जो काम किया था उसकी सजा ऐसी थी, और ऐसे में न्यायपालिका पर लोग कैसे विश्वास कर लें जब न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वो न्याय स्थापित करेंगे। फिलहाल के लिए खबर यह है कि इन न्यायाधीश को अब पद से हटाने की तैयारी चल रही है, और पद से हटाने की प्रक्रिया यानी रिमूवल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टेड पद, वो जो काम करने वाली बात है, रेस्पेक्टेड पोस्ट से जो हटाने वाली बात है, इसकी प्रक्रिया आज के सेशन में हम जानेंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके खिलाफ जांच की थी उसमें उन्होंने जांच सही पाई, और उन्होंने सरकार को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजा है कि इन्हें पद से हटा दिया जाए, इनके खिलाफ प्रक्रिया अपनाई जाए। अब आपके दिमाग में एक बेसिक प्रश्न आएगा। बेसिक प्रश्न ये, जब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं तो इनको हटा क्यों नहीं देते, सीधा इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर देते? तो हमारे देश में जजेस को एक सुरक्षा प्राप्त है। सुरक्षा ये कि वो अपने पद से या तो खुद इस्तीफा दें या फिर संसद द्वारा उन्हें एक तय प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाए। हालांकि इस प्रक्रिया को आम बोलचाल की भाषा में इंपीचमेंट बोलते हैं, लेकिन संविधान के अंदर यह शब्द कहीं मेंशन नहीं है। संविधान में शब्द मेंशन नहीं है का अर्थ यह नहीं हुआ कि रिमूवल की प्रक्रिया मेंशन नहीं है। रिमूवल की प्रक्रिया मेंशन है। इंपीचमेंट जो वर्ड है यह केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब वर्ड यूज इंपीचमेंट होता है तो फीलिंग इससे जुड़ी हुई होती है कि यह पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसीलिए आम बोलचाल में पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया को, जिसमें दोनों सदन इन्वॉल्व होकर इन्हें हटाएंगे, उसे इंपीचमेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंपीचमेंट अगर भविष्य में चर्चा में भी आए, महाअभियोग अगर चर्चा में आए, तो वो असल मायने में एक तरह से उपयोग में लिया गया शब्द है, संवैधानिक शब्द नहीं है। फिर भी हम अपनी समझ के लिए आगे से आगे, यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंपीचमेंट शब्द का उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि संसद अपने 15 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में, मानसून सत्र में, सरकार के द्वारा इनको हटाने के लिए इंपीचमेंट प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, इंपीचमेंट प्रस्ताव लाया जा सकता है से क्या मतलब है? से मतलब यह है कि इन्हें हटाने की प्रक्रिया में ना तो राष्ट्रपति आदेश देकर इन्हें हटा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट इन्हें आदेश देकर हटा सकता है। एक हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की एक विशेष व्यवस्था आवश्यक होती है, जिसे आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस बात से समझ लीजिए कि जो सदन के, दोनों सदन के अंदर विराजमान जो हमारे माननीय सांसद हैं, उनका बहुमत मिनिमम रूप से रिक्वायरमेंट है। साथ में प्रेजेंट और वोटिंग जो सांसद हैं उनकी 2/3 संख्या जरूरी है, तब जाकर आप किसी जज को उनके पद से हटा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया की जो पूरी जानकारी है मैं आगे चल के अपने पूरे सेशन में देने वाला हूं, लेकिन आप इससे समझिए कि अगर ये अपने पद से खुद नहीं हटते तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी
इस संसद के मानसून सत्र के अंदर शुरू की जा सकती है। जस्टिस वर्मा के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1969 में हुआ, इलाहाबाद यूपी के रहने वाले हैं। शिक्षा इन्होंने कॉलेज से दिल्ली डीयू से प्राप्त की है। एलएलबी इन्होंने रीवा विश्वविद्यालय से की है। करियर इन्होंने अपना वकालत 1992 में शुरू किया। उसके बाद में ये स्पेशल एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट में बने, उत्तर प्रदेश में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बने, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील बने और इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही परमानेंट जज बने। तो जहां से शुरू 2016 तक वहां पर इन्हें परमानेंट जज रखा गया। 2021 में इनका दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट से ही इनका यह मामला जुड़ा रहा। जब यह मामला निकल कर आया तो इन्हें ट्रांसफर करके फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। इन्होंने दिल्ली में रहते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में अपना काम, मतलब कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए थे जिनको अब संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। सत्येंद्र जैन का मामला हो या दिल्ली शराब नीति का मामला हो, दुर्गेश पाठक जो आपके नेता थे उनके चुनाव से जुड़ा मामला हो या इनकम टैक्स से जुड़ा मामला हो, पुनर्मूल्यांकन विवाद, वो इन सबके इनके अंदर डिसीजन कर्ताओं में आप शामिल थे। ऐसे में आपने जिस तरह से फैसले लिए होंगे, आपके कृत्य के चलते उन सभी फैसलों पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। जस्टिस वर्मा का जो ये केस है अब फिलहाल सुर्खियों में है क्योंकि इनके ऊपर पहले भी आरोप रहा है कि इन्होंने 2018 में भी किसी घोटाले में इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। खैर वो जांच नहीं हो पाई तो उस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन फिलहाल जो इनके घर में कैश मिले, नोट जले हुए मिले, उस पर फिलहाल जांच बैठ रही है, या फिर कहिए कि उसकी वजह से इनके खिलाफ महाअभियोग की तैयारी हो रही है। असल में हुआ कुछ यूं था कि 14 मार्च की रात को लुटियंस दिल्ली में जो इनका घर है उसमें सरकारी आवास में आग लगती है, कमरे में आग लगती है और इनके घर के स्टोर रूम में 500-500 रुपए के जले हुए नोटों की नकदी से भरे बोरे मिलते हैं, जिसके बाद इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। 22 मार्च को तत्कालीन जो सीजेआई हैं संजीव खन्ना, वो जांच समिति का गठन करते हैं। कमेटी 4 मई को सीजेआई को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया होता है, फिर उन्हें दोषी ठहराया जाता है। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिफारिश कर दी होती है। अब पॉइंट यहां पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानने के, वो ये हैं कि इनके खिलाफ कमेटी बनाई गई, ये तथ्य पब्लिक में है, इनसे काम ले लिया गया, ये पब्लिक में है, एससी ने ट्रांसफर कर दिया, ये सबको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ अनिश्चित काल तक वो कर दिया, ये सबको पता है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो जांच में फैसला किया वो पब्लिक में नहीं आया। मतलब जो जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ प्राप्त हुई उसमें 3 जजेस की बेंच ने क्या फैसला इनके लिए लिया, या फिर जांच रिपोर्ट में जानकारी जो निकली वो पब्लिक में नहीं आई। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को क्या रिकमेंड किया है वो भी पब्लिक में नहीं आई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कुछ रिकमेंड किया है तो निश्चित ही प्रमोशन तो नहीं किया होगा या फिर ट्रांसफर भी नहीं किया होगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। ऐसे में फिर इनके कयास लगाए गए कि इनको हटाने की ही बातें चल रही हैं। अच्छा साहब, फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन पर एफआईआर पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया था 28 मार्च को। ये वो तमाम न्यूज कटिंग्स हैं जो 21 मार्च के दिन आई कि जज के घर में आग लगती है। उसके बाद सीजेआई 3 मेंबर की एक समिति बनाते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच करने के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं लेकिन लोग इन्हें काम नहीं करने देते। इंक्वायरी पैनल अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सबमिट करता है 5 मई को, और 5 मई को जिन 3 जजेस के द्वारा इनके खिलाफ जांच की गई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये डेटा उपलब्ध है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ, मतलब सीजेआई ने जो है वो एक्शन जो लिया यशवंत वर्मा के खिलाफ उसको राष्ट्रपति को बता दिया होता है। ऐसे में सुर्खी बनती है कि सीजेआई ने महाअभियोग का रिकमेंडेशन दिया है, ऐसे सोर्सेज ने जानकारी निकाली। अगेन यहां पर मैं कहना चाहूंगा यह तथ्य सोर्सेज पर आधारित है, किसी की लिखित रिपोर्ट में नहीं है। यहां पर यह जानकारी जरूर निकल कर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपनी फाइंडिंग्स भेज दी हैं, लेकिन इसमें इंपीचमेंट की सलाह दी गई है ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन सवाल सब लोगों ने यहीं से निकाले और वो ये था कि भाई सीजेआई ने अगर राष्ट्रपति के पास कुछ भेजा है तो यही भेजा होगा कि साहब हमने इनसे कहा कि आप पद से इस्तीफा दे दो,
लेकिन यशवंत वर्मा ने मना कर दिया कि मैं पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इनको महाअभियोग के माध्यम से हटाया जाए। इस बीच में उपराष्ट्रपति ने भी अपनी तरफ से इस बात पर अपना वक्तव्य देते हुए एक मीटिंग में कहा मई के अंदर की यह सोचने वाली बात है कि हमारे देश में न्यायपालिका पर इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो लोगों का न्याय से विश्वास उठेगा, आवश्यक है कि न्याय को बड़ी तीव्रता से किया जाए। ठीक है साहब। तो जस्टिस वर्मा इस बात को पहले से ही इग्नोर करते रहे, कहा कि ये केवल आरोप हैं और मैं इन आरोपों को नहीं मानता। इसी के चलते न्यायपालिका की जो बैठी हुई कमेटी थी उसने इनके खिलाफ सरकार को रिकमेंड किया कि सब आप ही हटाओ, ये हमारे कहने से खुद से अपना पद नहीं छोड़ रहे। तो खुद से नहीं छोड़ रहे तो हटाने की जो सरकारी प्रक्रिया है उसे महाभियोग या इंपीचमेंट नाम से इन जनरल पुकारा जाता है, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसे रिमूवल ही कहा गया है, इसे इंपीचमेंट नहीं कहा गया है। प्रक्रिया में होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं वो सांसद पहले अपनी तरफ से, राज्यसभा के 50 सांसद या लोकसभा के 100 सांसद पहले इनको हटाने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। राज्यसभा के अंदर एक मोशन साइन होता है और वो मोशन साइन होता है कि साहब हम इनको हटाना चाहते हैं, और फिर उस जिस हाउस में ये सबसे पहले मोशन पास होता है या मोशन पेश होता है उस हाउस के स्पीकर की या अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो फिर वोटिंग के लिए तय करे कि इनके खिलाफ वोट करवाना भी है या नहीं करवाना है। तो प्रक्रिया में कुछ इस तरह की प्रक्रिया फॉलो होती है कि इंपीचमेंट करने में कोई सा भी हाउस सबसे पहले जिम्मेदारी को ले सकता है। अगर लोकसभा लेता है तो कम से कम 100 सांसदों के द्वारा लिखित में स्पीकर महोदय को यह जानकारी देनी होती है कि सर हम ऐसे ऐसे इन जज साहब को हटाने की प्रक्रिया शुरू करवाना चाहते हैं। प्रक्रिया शुरू करवाना चाहते हैं से मतलब है कि हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ वोट करवाया जाए, पूछा जाए कि कितने लोग इनको हटाना चाहते हैं। अगर राज्यसभा से आती है तो राज्यसभा के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 50 सांसद राज्यसभा के मिनिमम रिक्वायर, दोनों में से किसी भी हाउस में यह चीज हो सकती है। ठीक है। अब जब ये स्पीकर के पास पहुंचती है प्रक्रिया तो स्पीकर के द्वारा, स्पीकर पर निर्भर करता है या फिर अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि ये सांसदों की इस मांग को स्वीकार भी करते हैं या नहीं करते। अगर वो सांसदों की इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है जज को हटाने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं, तो ऐसे में वो फिर अपने द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, कोई बड़े जूरिस्ट भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। 3 सदस्यों की समिति फिर से इन जांचों की, इस आरोप की जांच करती है। फिर अगर वो कमेटी उस व्यक्ति को गिल्टी पाती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति मिसबिहेवियर का या फिर किसी मिसबिहेवियर में शामिल है सारी चीजें, बोले इसका आरोपी है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जब स्पीकर इस बात को अलाउ कर देते हैं तब इनके खिलाफ वोटिंग होती है और उस वोटिंग में स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर होती है। स्पेशल मेजॉरिटी बोले तो 543 अगर सांसद की संख्या है लोकसभा में तो 272 यानी 273 से तो ऊपर सांसद चाहिए ही चाहिए। 273 तो मिनिमम सांसद चाहिए हटाने के लिए जो उसके अंदर वोट करें कि हाँ हम इसको हटाना चाहते हैं लोकसभा में। ठीक है। प्लस अगर ज्यादा सांसद प्रेजेंट थे, मान लीजिए कि 543 की 543 सांसद आ गए, तो उनका जो 2/3 नंबर है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये संख्या जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर के लोकसभा से इस प्रस्ताव को पास माना जाता है। अगर 50 से ऊपर ज्यादा लोग उपस्थित हो गए और 2/3 से कम रह गए तो भी दिक्कत हो सकती है ना। तो ज्यादा नंबर की आवश्यकता होती है लोकसभा से। सेम इसी प्रकार से राज्यसभा से, राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है 245, उसके साथ में अगर उसके आधे से अधिक और 2/3 से अधिक, तो आधे से अधिक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और 2/3 अधिकतम रिक्वायरमेंट है। तो अधिकतम रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होते हुए यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति के लिए तो कुल नंबर का 2/3 जरूरी होता है, लेकिन इस जजेस के केस में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और बहुमत से अधिक ये रिक्वायर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इनको हटाने की प्रक्रिया होती है। सवाल है कि क्या किसी जज को अभी तक हटाया गया है? तो आंसर है नहीं साहब, अभी तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। सबसे पहली बार वी रामास्वामी जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जज थे, उनको हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, लेकिन बहुमत नहीं मिला, 2/3 बहुमत इकट्ठा ही नहीं हो पाता, तो ऐसे में उनको नहीं हटाया जा सका। ऐसा अब तक 5 बार हो चुका है, लेकिन किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जा चुका, नहीं हटाया जा सका है। आइदर जजेस खुद इस्तीफा दे देते हैं या फिर वो बच जाते हैं। अब देखना होगा इनके केस में सरकार विपक्ष को कितना सही तरीके से अपने साथ ला पाती है, और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आकर इस महाअभियोग प्रक्रिया को चालू रखते हैं
और मानसून सत्र में इन्हें हटाते हैं तो न्यायपालिका के अंदर भी एक संदेश जाएगा, उनके अंदर ये निडरता का भाव नहीं रहेगा कि उन्हें पुराने वालों की तरह हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य लिखें। इस पूरी जानकारी को हमने अपनी पॉलिटी के अंदर डिटेल से पढ़ाया हुआ है, और डिटेल से पढ़ाया हुआ जो जानकारी है वो हमारे इंडियन पॉलिटी के इस बैच में उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो जीएस फाउंडेशन का ये वाला बैच आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जहां पर हमने न्यायपालिका एंड ऑल सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हुई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी और इंग्लिश कंटेंट के साथ बिल्कुल इसी तरह के माध्यम से हमने पढ़ा रखी है। आप चाहें तो इसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, छात्रों की बेहद डिमांड के ऊपर हम इस महीने की और बची हुई 2 तारीखों तक, यानी कि इस महीने के अंत तक, अपने इस बैच के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, या फिर ये कहिए कि इसी प्राइस में हम अपने ये वाले जो नोट्स हैं जो इस क्लास में पढ़ाए गए हैं, उस क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर डिलीवर हो रहे हैं। आप बाकी बचे इन 2 दिनों में भी इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। जिन्होंने अब तक लाभ ले लिया है उनके अगले 7 दिन के अंदर नोट्स डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के लेट तक मैसेजेस आते रहे कि हम साहब इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इसको 2 दिन और एक्सटेंड किया है। बाकी इस शनिवार को आप लोगों के लिए एक वेबिनार रखी गई है डिजिटल डिस्ट्रक्शन के ऊपर, कि आप अगर पढ़ते समय अपना ध्यान भटकता है आपका, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उस पर आपके साथ एक परिचर्चा होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।